लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आइए हम देख रहे थे टीएसटी पीएसटी एग्जाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट आज 17 देखेंगे, जिनमें हम हिंदी साहित्य और हिंदी के व्याकरण प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं। और ये टीएसटी पीएसटी एग्जाम के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम अब तक जो है कुल 25 प्रश्न देख चुके हैं, तो उसके आगे का जो प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। तो 26 प्रश्न देखेंगे। 26 प्रश्न पूछ रहा है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, यह एक वाक्य है। इस वाक्य में कौन सा पद जो है कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो इस वाक्य में सबसे कौन सा इस पद है जो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखने वाला है? राम है, रावण है, दशरथ या फिर पुत्र है? तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है ए वाला है, यानी कि राम जो पद है इसमें वो सबसे कम योग्यता रखने वाला बनता है। यानी कारक की दृष्टि से इस वाक्य में जो है राम पद जो है सबसे कम जो है योग्यता रखने वाला होता है। तो अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे अधिक यानी महत्वपूर्ण पद वाला कौन सा है, तो दशरथ के जो पुत्र है, तो यही सब जो है क्या है, दशरथ के पुत्र। इसमें जो सभी पद दिए यानी दशरथ है, पुत्र है और रावण भी है, तो इसमें ये जो है ये सारे पद उतने महत्वपूर्ण है। किंतु जो राम शब्द है इसमें जो है कारक की दृष्टि से कम योग्यता रखने वाला बनता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 प्रश्न है कि बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक के नाम बताना है। किस लेखक के नाम कौन है बाजे पायलिया घुंघरू के? तो इसका सही उत्तर सीधे हम देखेंगे तो ऑप्शन ए है, यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं वो बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 28 है कि जूतियों में दाल बांटने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या होता है, क्या अर्थ है जूतियों में दाल बांटना? तो इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है 28 का दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटना इसका मतलब क्या होगा 28 का? तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी लड़ाई झगड़ा हो जाना। किसका मतलब होगा? तो जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है, अर्थ होता है कि लड़ाई झगड़ा होना। अगर पूछा जाए दुखी होना का दुखी होना एक अर्थ है, इसका पूछा जाए कि मुहावरा क्या होगा दुखी होने का, तो इसका मतलब होगा कि जी भर आना। जी भर आना का मतलब होता है दुखी होना। और अगर पूछा जाए कि चापलूसी करना, चापलूसी करने का अगर पूछा जाए कि इसका मुहावरा क्या होगा, तो इसका मुहावरा हम बोल सकते हैं कि अंगूठा चूमना। अगर इसका पूछा जाए कि अपमान करना, अपमान करने का जो है मुहावरा क्या होगा, तो नीचा दिखाना। तो इसका मतलब क्या होता है अपमान करना। तो इस तरह से कुछ मुहावरों के जो है एक विशेष अर्थ निकलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 29 प्रश्न है। 29 है कि रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो कला काल की संज्ञा देने वाले कौन से जो है साहित्यकार है? तो 29 का सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा ABCD में से? तो 29 का जो सही उत्तर है वह बी वाला है, यानी कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जो है रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया। कौन सा नाम दिया? तो कलाकाल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। तो 29 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो अगर पूछा जाए कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया, तो इन्होंने जो है श्रृंगार काल नाम दिया। क्या नाम दिया है? तो श्रृंगार काल नाम दिया। किसने? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने जो है श्रृंगार काल नाम दिया। मिश्र बंधु के बारे में पूछा जाए तो इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? तो अलंकृत काल नाम दिया है। रीतिकाल को अलंकृत काल जो है नाम दिया है। अगर देखा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी जो है रीतिकाल को क्या नाम देते हैं, तो ये जो है रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम देते हैं, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। रामचंद्र शुक्ल जो है रीतिकाल को स्वयं जो है उन्होंने ही नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो 29 का कलाकाल की संज्ञा देने वाले कौन होते हैं? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। आगे देखते 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न पूछा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो किसने किया है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा का? तो 30 का जो सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो 30 का जो सही उत्तर है वह सी वाला, यानी चंडी प्रसाद सिंह जी ने जो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा का विस्तृत जो ब्यौरा रूप से युवराज की यात्रा का जो है वर्णन किया। इसकी रचना जो है चंडी प्रसाद सिंह ने की, ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रकाशन होता है वो खड़े विलास जो है बांकीपुर के द्वारा किया गया, और ये रिपोर्टाज शैली में किया गया। जो है प्रिंस ऑफ वेल्स किस तरह की विधा है? तो ये रिपोर्टाज शैली के अंतर्गत इसकी जो है इतिवृत्ति यानी प्रधानता दिखाई गई। और जो है इसमें जो है रिपोर्टाज में जो है एक प्रभाव अभिव्यंजना की ओर जो है ध्यान कम दिया गया है, और इसमें जो है इस ढंग से जो है प्रवृत्ति के बारे में बात किया गया, यानी सूक्ष्म शैलियों की इसमें बात की गई है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा का यात्रा देने वाले शीर्षक कौन है? तो चंडी प्रसाद सिंह है। आगे देखते हैं। लाल तारा पूछा, लाल तारा की कौन सी विधा है? रेखा चित्र, जनरल, संस्मरण या फिर यात्रावृत्त? तो यहाँ जनरल की जगह यहाँ पर रिपोर्टाज होना चाहिए था, जनरल लिख दिया गया है। तो यहाँ पे जो लाल तारा क्या है, जनरल की जगह रिपोर्टाज विधा होनी चाहिए, न कि जर्नल होना चाहिए। तो 31 का सही उत्तर देखेंगे कौन सा है। तो जो लाल तारा है कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो यह जो है रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। लाल तारा किस विधा के अंतर्गत आता है? तो एक रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। और ये किसका है लाल तारा? तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। किसका है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो है यह रेखाचित्र लाल तारा विधा से लिया गया है।
रेखा चित्र को अंग्रेजी में हम कहते हैं स्केच। रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्केच शब्द का पर्याय होता है जो शब्द चित्र, इसको हम हिंदी में शब्द चित्र और इंग्लिश में स्केच कहते हैं। तो इस तरह से रेखा चित्र विधा किसने लिखा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने यह लिखा है। इनके अलावा जो इनकी बहुत सारी जो है रेखा चित्र, एक सबसे महत्वपूर्ण जो है रेखा चित्र माटी की मूर्तें हैं, सबसे महत्वपूर्ण है माटी की मूर्तें, गेहूँ और गुलाब है, मील के पत्थर हैं। तो कुछ इनकी प्रमुख जो है रेखा चित्र नाम मतलब विधाएँ हैं। आगे देखते हैं 31 हो गया। 32 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विपरार्थक यानी विलोम युग्म सही सुमेलित है? तो सही बताना है, बल्कि नहीं इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें क्या पूछा है? सही इनमें कौन सा है? उद्योगी, अनुद्दन, औरस, जारस, उन्मत्त, विमुख, उपश्वास, अनुच्छिष्ट। तो 32 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो 32 का जो सही इसमें सुमेलित है वो बी वाला ही सही, यानी कि औरस का जो सही विलोम क्या होता है? जारस होता है। औरस का सही विलोम क्या होगा? जारस होगा। बाकी जो है उद्योगी का अनुद्योगी होगा, न कि अनुदत होगा। तो इसमें जो है सभी क्या है? गलत है। बस बी वाला ही जो है इसमें विलोम यानी विपरार्थक शब्द सही है। अगला देखते हैं 33 पूछा है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? यानी प्रयोगवाद के कौन से, प्रयोगवाद जब इसका शुरुआत होती है तो उस समय कौन सी पत्रिका प्रमुख रूप से इसका संपादन होता है? तो कौन सी पत्रिका जो है प्रयोगवाद के समय आती है? तो 33 का तार सप्तक है, नए पत्ते प्रतीक या फिर नई कविता। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? 33 का सही उत्तर इनमें से है ए वाला, यानी तार सप्तक। यानी प्रयोगवाद का जब शुरुआत होता है तो उस समय तार सप्तक पत्रिका का जो है प्रकाशन होता है। और प्रयोगवाद का पूछा जाए कि नाम देने वाले, प्रयोगवाद का शब्द सबसे पहले प्रयोग कौन करता है? प्रयोगवाद का शब्द नाम कौन देता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी देते। कौन देते हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी जो है इस शब्द का नाम देते हैं। यानी प्रयोगवाद शब्द को जो है जन्मदाता के रूप में जानते हैं, यानी इन्होंने सबसे पहले नाम दिया है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद जन्मदाती पत्रिका तार सप्तक है। और अगर पूछा जाए कि जो तार सप्तक का इसका प्रकाशन है संपादक के रूप में कौन जाना जाता है? तो अज्ञेय जी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? अज्ञेय, न कि नंद दुलारे वाजपेयी। तो तार सप्तक का प्रकाशन या इसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और प्रयोगवाद शब्द देने वाले कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। और इसका जो पूछा जाए अगर तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? तो 1943 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन भी होता है। तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 34 प्रश्न पूछते हैं। 34 प्रश्न है कि 34 धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व समास। तो 34 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? 34 का जो सही उत्तर है वह डी वाला है, यानी कि द्वंद्व समास है। धनुर्बाण यानी धनुष और बाण, एक ही पद लिखा है, तो इसका जब योजक चिन्ह और लगाकर जब लोप करेंगे तो धनुष और बाण निकलेगा, अर्थात यह द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास क्या होता है? जहां पर दोनों पदों की प्रधानता दिखाई जाती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगर देखा जाए समास कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। और धनुर्बाण कैसा समास है? तो द्वंद्व समास, यानी धनुष भी प्रमुख है और बाण भी प्रमुख है, तो प्रधान है। तो जब दोनों की प्रधानता दिखाई जाए तो द्वंद्व समास। आगे देखते हैं 35 प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक बताएं? तो अब किनके अनुसार बताना है? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, उन्होंने हिंदी में कुल कितने कारक बताए, कुल कारक की कितनी संख्या बताई? तो 35 का सही उत्तर क्या है? ए है, यानी उन्होंने 6 कारक बताए। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में जो कारक बताए उन्होंने 6 कारक बताए हैं। तो अगर संस्कृत में भी पूछा जाए तो कुल कारक कितने होते हैं संस्कृत में? तो संस्कृत में भी कुल 6 कारक होते हैं, किंतु हिंदी में कुल कारक होते हैं कितने होते हैं? तो हिंदी में कुल कारक 8 होते हैं। लेकिन किशोरीदास वाजपेयी जी जो है हिंदी के वैयाकरण के रूप में जाने जाते हैं, तो इन्होंने जो है कारक को 6 ही बताया है हिंदी में। तो इस तरह से अगर किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछा जाए हिंदी में कुल कारक कितने, तो 6 होते हैं। वैसे अगर पूछा जाए तो हिंदी में कुल कारक 8 होते हैं। आगे देखते हैं 36 प्रश्न है कि एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय? अब कुछ जो है पाश्चात्य शास्त्र से जो है प्रश्न पूछे गए, तो एलियट का मूर्त विधान जो है भारतीय काव्य शास्त्र किस तत्व से तुलनीय या तुलना किया गया? साधारणीकरण, विभावन, व्यापार, रीति या प्रतिभा। सही उत्तर क्या है? 36 का जो सही उत्तर है वो किससे तुलना किया गया? तो ए, यानी कि साधारणीकरण से किया गया। 36 का सही उत्तर ए, यानी एलियट ने जो है मूर्त विधान यानी चीज़ों को जो मूर्त रूप दे दिया जाता है वो भारतीय काव्यशास्त्र किसकी तुलना करते हैं? साधारणीकरण से करते हैं। आगे देखते हैं तो 36 का सही उत्तर ए वाला। 37 देखते हैं निम्न में कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते? यानी श्री कृष्ण भक्ति के अंतर्गत कौन से जो कृष्ण शाखा के अंतर्गत नहीं आते? श्री वल्लभ संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। तो 37 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? जो श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आने वाले हैं। तो 37 का सही उत्तर सी वाला, यानी तत्सुखी संप्रदाय जो है वो जो है श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी जो वल्लभ संप्रदाय जी हैं और हरिदासी गौड़ी संप्रदाय, ये सभी तीनों लोग जो है श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय यानी श्री कृष्ण शाखा के अंतर्गत आते हैं।
तो कौन नहीं आता है, तो जो है तत्व सुखी संप्रदाय वाले श्री कृष्ण संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते। अगर पूछा जाए गौड़ी संप्रदाय को एक चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं, या इनको गौड़ी संप्रदाय बोला जाए या फिर इसको हम चैतन्य संप्रदाय भी बोल सकते हैं। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय एक ही होता है। और इसके पूछा जाए कि प्रवर्तक यानी इसकी जो स्थापना करने प्रवर्तक के रूप में कौन जाना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु, तो इसलिए इसको चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका अगर 37 का सही उत्तर क्या होगा, सी, यानी तत्सुखी संप्रदाय जो है श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय श्री कृष्ण शाखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे देखते हैं 38 प्रश्न है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है, कि यानी कि जो छायावाद है वो जो है सूक्ष्म सौंदर्यता का ही राग है। तो यह विरोध करने वाले कौन से जो है साहित्यकार हैं, रामचंद्र शुक्ल है, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद या फिर अज्ञे जी। तो 38 का सही उत्तर किसने विरोध किया है, तो 38 का सही उत्तर बी, यानी महादेव वर्मा जी ने जो है विरोध किया है कि केवल सूक्ष्म चीजें वो सौंदर्य का सत्ता ही राग नहीं होता है। तो छायावाद का विरोध करने वाले कौन है, तो महादेव वर्मा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 38 का सही उत्तर क्या होगा, बी वाला सही है। आगे देखते हैं 39 प्रश्न पूछ रहा है। 39 प्रश्न है कि पांडव शब्द में पूछ रहा है कैसा प्रत्यय पांडव शब्द में है, जो किस तरह का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कृदन प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, या फिर कोई भी इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 39 का सही उत्तर इसमें क्या होगा, तो पांडव शब्द में किसका प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे बनता है, तो तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा के और जो है सर्वनाम के, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जो है संज्ञा की धातु हो, सर्वनाम के शब्द की धातु और विशेषण के जो धातु हो, तो उससे मिलकर के जो है तद्धित प्रत्यय का निर्माण होता है। अगर कृदंत पूछा जाए तो कृदंत का जो है क्रिया के मूल धातु से जो है कृदंत प्रत्यय का निर्माण होता है। तो पांडव शब्द एक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, और पांडव कैसा है, तो एक विशेषण के अंतर्गत, यानी विशेषण धातु के रूप से मिलकर के बना है पांडव। तो जो सही उत्तर क्या होगा, बी वाला है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो पांडव है एक जो है अपत्य, बोल सकते हैं अपत्य वाचक प्रत्यय के अंतर्गत आता है, यानी पांडु जमा वह जो है वह इसमें प्रत्यय हो जाएगा। अगर इसमें प्रत्यय निकालें तो वह इसमें प्रत्यय हो जाएगा, और जो मूल शब्द निकलेगा वह पांडु हो जाएगा। तो पांडु एक प्रकार का रोग होता है और वह इसमें प्रत्यय लग गया, तो इसमें जो है तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होगा, क्योंकि जो रोग है वो पांडु, तो पांडु जो है एक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसलिए सही उत्तर बी वाला होगा, यानी कि अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत पांडु शब्द आएगा। तो 39 का सही उत्तर बी है। अगला देखते हैं 40 प्रश्न है कि इन्हीं दो साहित्यकारों ने क्या किया, अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है। तो कौन से वो दो साहित्यकार हैं जिन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी, किन दो साहित्यकारों ने जो है अर्धनारीश्वर, यानी दो लोगों ने जो है अर्धनारीश्वर नाम से जो है रचनाएं लिखी हैं। तो कौन कौन से वो दो लोग हैं, हरिओत माखनलाल, विष्णु प्रभाकर, हरिओत दिनकर बच्चन, विष्णु प्रभाकर या फिर दिनकर जी। तो 40 का सही उत्तर इनमें से कौन सा है, तो डी वाला है। डी वाला मतलब विष्णु प्रभाकर जी हैं और दिनकर जी ने, दोनों ने जो है, दोनों साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर पर जो है रचना की है। कौन कौन से, विष्णु प्रभाकर जी, दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी अर्धनारीश्वर पे जो है रचनाएं लिखी हैं। तो 40 का उत्तर क्या होगा, डी वाला सही होगा। दिनकर की कुछ रचनाएं जैसे याद कर लेते हैं, जैसे दिनकर की कुछ रचनाएं हैं कि उर्वशी है, रेणुका है, रश्मिरति, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा भी है, और जो है कि सामधेनु, कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं। विष्णु प्रभाकर की कुछ रचनाएं हैं जैसे कि कुछ शब्द हैं, कुछ रेखाएं हैं, जाने अनजाने, तट के बंधन, निशिकांत। तो इस तरह से जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं विष्णु प्रभाकर जी की। तो दो लोगों ने मिलकर, दो लोगों साहित्यकारों ने जो अर्धनारीश्वर नाम की रचनाएं लिखी हैं। तो 40 का सही उत्तर डी है। अगला देखते हैं 41, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में से कौन है जिन्होंने सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया, सनेही जी ने, हरिओ जी ने, वियोगी और अनूप शर्मा जी ने। तो 41 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, 41 का सही उत्तर इसमें सी होगा, यानी वियोगी हरि जी ने जो सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में से माने जाने, इन्होंने ही जो सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय वियोगी हरि को जाता है। सतसई जो होता है, मतलब सतसई जो काव्य परंपरा होता है वो जो है ब्रजभूमि, ब्रज भाषा और ब्रज के प्रति जो अनन्य जो उपासक लोग, यानी उसको जो उपासना करने वाले लोग होते हैं, तो वही जो है सतसई काव्य के अंतर्गत आते हैं, और इसका श्रेय जो है वियोगी हरि जी को जाता है। इन्होंने जो है एक वीर, वियोगी हरि ने जो है सतसई से ही वीर सतसई की रचनाएं की हैं। वीर सतसई नाम की उन्होंने अपने दोहे में जो है रचनाएं की है। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे वियोगी हरि जी का, जैसे प्रेम शतक है, प्रेम पथिक है, और जो है चरखे की गूंज है, और असहयोग वीड़ा। तो इस तरह से कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो 41 का सही उत्तर सी वाला है। आगे देखते हैं 42 प्रश्न पूछा है। 42 प्रश्न है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का
स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम पूछा है कि जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया कौन सा हिंदी साहित्य है जो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किस लेखक का है, तो किसने लिखा है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो 42 का सही उत्तर बी है, यानी पादरी एडसन ग्रिप्स जी ने जो है स्केच हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है। किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा है। किसने, तो पादरी एडसन ग्रिप्स ने। तो 42 का सही उत्तर बी वाला होगा। और यह पूछा जाए कब लिखा है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो यह लिखा गया 1918 में। बोल सकते हैं कि यह जो है लिखा गया कब हिंदी साहित्य, तो ये 1918 ईस्वी में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी वाला इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं 43 प्रश्न पूछ रहा है कि गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो सबसे पहले ये देखिएगा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो गियर्सन जी ने लिखा है, यानी कि जॉर्ज गियर्सन द्वारा जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत लिखा गया काल विभाजन में कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसने किया है, तो जॉर्ज गियर्सन है। पूछा कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, किशोरी लाल गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, जगदीश गुप्त। तो 43 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो ए है, यानी डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया है। कौन सा, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में जो अनुवाद करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले कौन है, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी हैं। तो 43 का जो सही उत्तर ए वाला होगा। जबकि अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय गारसाद तासी जो इस्तवार द लैत्रुतर इंडो हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद करते हैं, अगर पूछा जाए कि जो है इस्तवार द लैत्रुतर इंडो हिंदुस्तानी जो गारसाद तासी द्वारा लिखा गया इसका हिंदी में अनुवाद कौन करता है, तो ये करते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी करते हैं। अगर पूछा जाए कि इस्तवार द लैत्रुतर इंडो हिंदुस्तानी जो है किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा यानी कि फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। किसने, गारसाद तासी ने लिखा है। और इसका हिंदी में अनुवाद कौन करता है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो दोनों में अंतर समझिएगा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद करते हैं किशोरी लाल गुप्त, और इस्तवार द लैत्रुतर इंडो हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद करते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी करते हैं। तो इसका सही उत्तर वैसे 43 का भी है, ए वाला सही है। आगे देखते हैं सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन सी है सूफी मत के अंतर्गत, तो शरीयत है, तरीकत है, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी। तो ये 4 अवस्थाएं जो है सूफी मत के अनुसार बताएगा। तो इसका जो हिंदी में क्या मतलब होगा, किसका क्या अर्थ होगा, तो सही क्रम में जो है इसका संगति को बैठाना होगा। तो 44 का इसमें सही क्या होगा, यानी शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का सही मतलब क्या होगा। तो 44 का ये देखते हैं 44 का कौन सा इसमें उत्तर सही है। तो 44 का सी वाला बिल्कुल सही है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो शरीयत उसको हम आचरण कहते हैं, तरीकत को हम उपासना कहते हैं, और मारिफत को सत्यबोध कहते हैं, और हकीकत को सिद्धावस्था कहते हैं, जो भारतीय भक्ति मार्ग के अनुसार सही क्रम में दिखाया गया है। तो शरीयत, आचरण, तरीकत, उपासना, मारिफत, सत्यबोध, हकीकत, सिद्धावस्था। तो 44 का सही उत्तर सी वाला सही है। आगे देखते हैं 44 का सी सही है। अगला देखते हैं भाषा संवर्धनी सभा के पूछे संस्थापक कौन है, तो बताना भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन जाने जाते हैं, राम प्रसाद जी, बाबू तोताराम जैसे, या फिर सदा सुखलाल। तो 45 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो बाबू तोताराम, यानी ऑप्शन सी जो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, बाबू तोताराम। ये जो है बाबू तोताराम जो होते हैं ये जाति से कायस्थ के रूप में जाने जाते हैं। जाति से कैसे, तो कायस्थ है। और इन्होंने जो है अलीगढ़ में एक प्रेस खोलकर भारत बंधु नाम का एक पत्र भी निकालते हैं। पूछा जाए बाबू तोताराम कौन सा पत्र निकालते हैं, तो भारत बंधु नाम का एक पत्रिका भी ये निकालते हैं, जो कि हिंदी का हर प्रकार से जो हित साधना के लिए भारतेंदु जी इनके साथ खड़े रहते हैं, और उस समय जो है उनका ये मतलब इस पत्रिका में साथ देते हैं। तो इस तरह से ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखों में से भी एक माने जाते हैं। कौन, तो बाबू तोताराम। और इनको जो है कीर्ति केतु नाम जो है एक नाटक भी लिखते हैं। इनका एक नाटक का नाम भी है, कौन सा नाम है, तो कीर्ति केतु एक इनका प्रमुख नाटक भी जाना जाता है। तो बाबू तोताराम जो है इस तरह से इनके बारे में कुछ जानकारी है, और भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक के रूप में बाबू तोताराम जाने जाते हैं। तो सही उत्तर 45 का सी वाला सही। आगे देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका उपनाम है। पूछा है सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है। सबसे पहले जो है कौन सा जो काव्य संग्रह प्रकाशित किया गया, तो क्वसी है, उर्मिला है, रश्मि रेखा या फिर कुमकुम। तो सबसे पहले के बारे में पूछा है कौन सा सर्वप्रथम है, तो 46 का सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा, क्वासी है, रश्मि रेखा, उर्मिला या फिर कुमकुम। तो 46 का इसमें जो सही है पहला जो प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह डी है, यानी कि कुमकुम है। तो किसके द्वारा लिखा गया, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने जो है सबसे पहले कुमकुम काव्य संग्रह का प्रकाशन करते हैं। और ये कब करते हैं कुमकुम, तो ये करते हैं 1918 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन करते हैं कुमकुम का। और लेकिन इन्होंने जो विधिवत प्रकाशित करने का मतलब इसको विधिवत रूप से इसको प्रकाशित नहीं किया है। और इस तरह से इसकी जो पहली कविता का जो संग्रह निकलता है 1939 में, यानी 1918 में इसका जो है शुरुआत तो करते हैं कुमकुम का, लेकिन जो है विधिवत रूप से न करने के बाद ये जो है फिर 1939 ईस्वी में जो है इसकी जो है पहली कविता संग्रह प्रकाशित होती है। तो 1918 और 1939 में जो पहली कविता इस तरह से प्रकाशित होती है। तो सही उत्तर इनमें से क्या होगा, डी वाला। और जो क्वसी
श्री उर्मिला रश्मि रेखा, यह भी जो है बालकृष्ण शर्मा जी की ही काव्य संग्रह है। लेकिन सर्वप्रथम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर डी यानी कि कुमकुम लगेगा। आगे देखते हैं 46 हो गया। 47 प्रश्न देखते हैं कि रस को नाट्यम तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया, यानी रस को ही नाट्य तक सीमित रखा जाए तो यह विरोध करने वाले कौन है। 47 का सही उत्तर कौन है, तो विरोध करने वाले डी हैं, यानी कि अभिनव गुप्त जी हैं। कौन है, तो इसका विरोध करने वाले हैं ऑप्शन डी, यानी कि अभिनव गुप्त जी ने ही जो है रस नाट्य को सीमित करने का जो है विरोध करते हैं। कौन है, तो अभिनव गुप्त जी। 47 का सही उत्तर डी वाला होगा। आगे देखते हैं, और पूछा जाए कि रस का जो है रस का प्रतिपादन करने वाले कौन है, तो भरत मुनि जी हैं। कोई भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है, भरत मुनि जी के अनुसार। आगे देखते हैं 37 हो गया। 48 प्रश्न पूछा है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य को साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया गया है, तो 48 का इसका पीछे ऑप्शन देखते हैं, भामन ने, रुयक ने, राजशेखर ने, आनंद वर्धन ने। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो 48 का सही उत्तर सी वाला होगा, यानी रुयक जी ने जो है करते हैं। क्या प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न पूछा है कि विश्वनाथ जी के अलावा किस आचार्य ने साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ में प्रयोग करते हैं, तो कौन करता है, तो रुयक करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी अर्थात रुयक। आगे देखते हैं 49 पूछा कि हिंदी आलोचना में जाति शब्द का, हिंदी आलोचना में किसका शब्द, तो जाति शब्द का राष्ट्रीय हित में सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है। सबसे पहले जो है प्रयोग करने वाले कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो 49 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो बी है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं। यानी जो जाति शब्द है उन्होंने जो है राष्ट्र के रूप में जो सबसे पहले प्रयोग किया है, किसने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और ये अपने आलोचना साहित्य के अंतर्गत यह करते हैं। तो 49 का सही उत्तर बी है। अगला देखते हैं, पूछा है वे पथु कैसा अनुभव करता है, तो वे पथु कैसा अनुभव है, आंगिक अनुभव है, सात्विक है, वाचिक है या फिर बौद्धिक है। तो 50 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो वे पथु कैसा अनुभव है, अनुभव नहीं, यहाँ पर अनुभाव होगा। तो यहाँ अनुभव जो है गलती से लिख दिया गया, तो यहाँ पर अनुभव नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। तो वे पथु किस तरह का अनुभव होता है, ये वाचिक, यानी वाचिक मतलब क्या होता है, वाणी से माना गया। वे पथु किस तरह का अनुभव होता है, तो वाचिक रूपी वाणी का जो है अनुभव माना जाता है। तो चलिए आज हमने कुल 50 प्रश्न किए, इसके आगे का जो प्रश्न होगा उसको हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।